अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर और उसका पहला टॉपिक है हमारा समझो कि सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 1 है और वो टॉपिक है जो कि एमकेट में भी इंक्लूडेड है। मतलब साथ में हम कम जो है डिफिनीशंस पे मतलब डिफिनीशंस कम होंगे, एमसीक्यूज जो है वो ज्यादा होंगे क्योंकि डिफिनीशन तो आपको बुक से भी मिल जाएंगे, कहीं से मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज और कंसेप्चुअल चीजें जो है आप लोग के साथ शेयर हो जाए। स्टार्ट लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, रेडियस एटम का क्या रेडियस, रेडियस आप लोग किस चीज को कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये एटम है ना, ये उसका डायमीटर है। तो डायमीटर और फिर मैथ में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि रेडियस सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। The average distance between the nucleus and the outermost shell of an atom or ion is called atomic radius या ionic। ionic radius पूछेंगे तो आप लोगों ने बताना है कि न्यूक्लियस का जो सेंटर है या न्यूक्लियस बाज बुक में मेंशन है, न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस है, भले वो एटम का हो या वो आयन का हो, तो उसको हम एटॉमिक रेडियस अगर एटम का लेंगे, आयन का लेंगे तो उसको आयोनिक रेडियस नाम देंगे। डिफिनीशन आसानी मुश्किल नहीं है। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस के कितने टाइप्स है? ये आपके एमकेट में ना कोवेलेंट रेडियस है, आयोनिक रेडियस है, वंडरवाल रेडियाई है। तो अब आपके अगर सिंटेक्स बुक में देखेंगे तो वहां पे तो ये है ही नहीं, एटॉमिक रेडियस है लेकिन आयोनिक रेडियस और वो क्लियरली मेंशन भी नहीं है, तो सीख ले वो और भी गौर से। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड अगर फॉर एग्जांपल बन जाए, दो एटम ने बनाया है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ये एक क्लोरीन है और दूसरा दो क्लोरीन एटम ने क्या कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये एक क्लोरीन है और ये हमारे पास है दूसरा क्लोरीन है, इन्होंने बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके सेंटर से लेकर यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है ना, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का जो हाफ है उसके आधे हिस्से को बॉन्ड लेंथ को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो तभी जाके ये एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस फिर उसको हम कहते हैं। इट इज फॉर दोज एटम्स हैविंग कोवेलेंट फोर्स अमॉन्ग देम, मतलब उन एटम के लिए हम कोवेलेंट रेडियाई उन एलिमेंट या उन एटम्स के लिए स्टडी करते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड आपस में बनाते हैं। जो जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसके लिए कोवेलेंट रेडियस जो है हम डिस्कस करेंगे, उनके लिए स्टडी करते हैं। तो दो उन एटम के लिए हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं जिनके बीच में बॉन्ड कौन सा हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो रेडियस को फिर तब जाके हम कोवेलेंट रेडियस नाम देंगे। डिफिनीशन कब डिफाइन कैसे करेंगे? 1/2 of the distance between the nuclei of two identical atom bonded together by a single covalent bond। तो काफी सारे एमसीक्यूज यहाँ पे कवर हो रहा है कि जब वो 1/2 बता दिए, ये बॉन्ड लेंथ है ना, ये इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो इसका हाफ हो, इसके हाफ को तो आप ये भी डिफाइन करते हैं ऐसे, the half of the bond length of two covalently bonded atom। मतलब जब दो एटम ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो तो उसके बॉन्ड लेंथ के आधे हिस्से को या उसके हाफ को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। 1/2 of the distance between the nuclei of two identical atom bonded together by single covalent bond। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू Cl एटम इज, फॉर एग्जांपल ये कभी कभी आप लोग एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस क्या है, कार्बन का क्या है, आयोडीन का क्या है, तो ये आप लोगों से पूछेंगे। तो आयोडीन प्लस आयोडीन दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो जो पूरा बॉन्ड लेंथ है उसको 2 पे डिवाइड करो, आपका बॉन्ड आपका जो वो है कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट हो जाता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स इज 198। दो एटम्स के बीच में उसके न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस है वो 198 है, मतलब ये पूरा 198 है। तो फिर क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस, तो इसको 2 पे डिवाइड करो तो 99 आप लोग के पास आ जाता है। आसानी मुश्किल नहीं है। सेम कार्बन का ले लिया आप लोग, ऑक्सीजन का ले लिया, कोई भी
आप लोग ले सकते हैं, बुक में काफी सारे एग्जाम्पल जिसके गिवन है, तो आप लोग बाकी का भी कोशिश कर ले, उनको 2-3 दफा स्टडी कर ले अगर इनकेस एमसीक्यूज में आएंगे, ताकि फिर उसको ठीक कर सके। इट इज कॉमनली मेजर्ड इन, इसका मेजरमेंट, तो इसको हम या तो पिकोमीटर पिकोमीटर में स्टडी करते हैं, नहीं तो इसके लिए हम जो है नैनोमीटर या एंगस्ट्रम जो है वो भी लेते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर है 10 पावर -10 मीटर का इक्वल है। 1 नैनोमीटर बराबर है 10 पावर -9 का इक्वल है। पिकोमीटर जो है 10 पावर -12 का इक्वल है, 10 पावर -12 मीटर, तभी वो जाके इक्वल हो जाता है 1 पिकोमीटर का इक्वल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट इज एमसीक्यूज है, इस पे बन जाता है व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंट रेडियस जो है वो क्या है, तो एक तो ये कि बता दिया स्टार्ट में कि आप लोग चंद एटम के जो है वो बुक में गिवन है, उनके वैल्यूज लिख ले, उसका थोड़ा जो है उसको बार बार पढ़ ले। ये जो टेबल्स होते हैं ना, अक्सर ये बच्चे नहीं याद कर पाते, तो टेबल क्या करो, उसका आप प्रॉपर टेबल बना लो, कहीं दीवार पे या ऐसी जगह पे लगा लो जहां पे आप रोज सोते हैं ना, तो वो रोज उसको देख लिया अगर, सिंपल कहने का मतलब। तो जब वो देखेंगे तो आपको हफ्ते में या 10-12 दिनों में सारे के सारे टेबल जितने भी होंगे याद हो जाते हैं। तो अक्सर बच्चों को टेबल्स का मसला हो, तो टेबल पूरा लिखो एक पेज पे और उसको बार बार रिवाइज करो, तो तभी जाके वो याद हो जाते हैं। तो देखो, व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंट रेडियस जो है वो क्या है, तो देख ले 37 पिकोमीटर है, मतलब कि 10 पावर -12 है। अगेन 37 और 10 पावर -12 है, और यहाँ पे 37,000 है। फेम्टो है, फेम्टो जो है वो बराबर है कितने का, 10 पावर -15 का है। और अगला जो है आपका ये हो जाएगा। तो देख लो, बाज ना हम सम टाइम इसको टेक करते हैं या इसको कर लेते हैं, तो आपका अगर इस किस्म का एमसीक्यूज बन जाए ना, ये सेम आ रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे, अगर इंटर कन्वर्जन करेंगे तो सबका सेम ही बनता है आंसर। तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी जो है वो हमारा सही आंसर आएगा, क्योंकि ये भी पिकोमीटर ही है, 10 पावर -12 है, ये भी -12 ही है, और ये जो है -15 है। तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो ये अगेन 15 से -12 हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। द स्टैंडर्ड आर मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट ऑफ कोवेलेंट रेडियस के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला यूनिट जो है पिकोमीटर, हम कॉमनली इसमें ही अक्सर रेडियस हम मेजर करते हैं। अगला एमसीक्यूज है द टेक्निक, कौन कौन से टेक्निक जो है हम रेडियस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर पहला है कोवेलेंट रेडियस को मेजर करने के लिए कौन से टेक्निक, कौन से औजार, कौन से मशीन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, बोथ ANB एंड ऑल ऑफ दीस। एमसीक्यूज नंबर अगला है कोवेलेंट रेडियस डिपेंड मेनली ऑन, किस चीज पे जो है डिपेंड करता है, तो आपका जो कोवेलेंट रेडियस है जो है ना, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। ये हम ट्रेंड में पढ़ेंगे भी कि अगर अलोंग द पीरियड जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होता है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। और अलोंग द ग्रुप अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये आप लोग का नंबर प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। प्रोटॉन बढ़ाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, बढ़ाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूछ सकते हैं। वैन डेर वाल रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, वैन डेर वाल है और आयोनिक रेडियस है। तो वैन डेर वाल रेडियस, वैन डेर वाल फोर्सेस जब मौजूद हो तो उस केस में रेडियस को हम क्या कहते हैं, वैन डेर वाल रेडियस कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज 1/2 of the distance between the nuclei of two non-bonded atoms। इन दो non-bonded atom, वो उसमें हमने पढ़ लिया कोवेलेंट रेडियस में कि जब दो बॉन्डेड एटम हो। अब ये जो है क्या है, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स है, क्या है, नॉन बॉन्डेड है। टू नॉन बॉन्डेड atoms of an identical neighboring atoms of two adjacent molecules in the solid state। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट याद रखना है कि कितने, जब दो नॉन बॉन्डेड एटम हो, कितने, दो नॉन बॉन्डेड एटम हो और वो क्या हो, आइडेंटिकल भी हो और वो पड़ोस में भी हो। आइडेंटिकल नाइबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड स्टेट। थोड़ा सा लेंदी है, फिनिश लेकर मुश्किल नहीं। देखो
ये फॉर एग्जांपल एक हीलियम आया, तो हीलियम किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते। दूसरा आया हमारे पास क्या, दूसरा हीलियम आया, और ये तो अब ये दोनों इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करते तो है, लेकिन कोवेलेंट रेडियस की तरह या कोवेलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रांग नहीं होते। ये वंडरवाल फोर्सेस इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं करते। क्या नहीं करते, ओवरलैपिंग नहीं करते। जिस तरह हमने वहां पे पढ़ लिया कि Cl है और दूसरा भी Cl है, तो Cl ऐसे और दूसरा Cl ऐसे ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग से इनका जो वो है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये आया एक हीलियम सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एक हीलियम आया और दूसरा हीलियम आया सॉलिड फॉर्म में, तो अब इनके बीच में जो है क्या आया, इसके बीच में जो डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस बीच में, या इनका जब हम हाफ लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वंडरवाल रेडियाई कहते हैं। जब यहाँ पे क्या था क्लोरीन, तो ये बॉन्डेड एटम थे। अगर हम हाइड्रोजन के देखेंगे, एक हाइड्रोजन है तो इसके साथ ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये बीच में ये काफी कम डिस्टेंस है, यहाँ पे ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो बताने का मकसद कि वंडरवाल रेडियस हमेशा अपने पड़ोस में मौजूद, फॉर एग्जांपल नियॉन है, नियॉन के साइड पे फ्लोरीन है F, तो नियॉन का रेडियस हमेशा फ्लोरीन से काफी हाई रहता है, क्योंकि ये नॉन बॉन्डेड है और फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं। तो आप लोग को ये पॉइंट कवर होना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि किसका रेडियस ज्यादा है, तो ये जो ये वाले एटम है ना नोबल गैसेस, इनका रेडियस इनसे ज्यादा होगा। आप लोग को ये पॉइंट याद होना चाहिए। अगर इस तरह आ जाए कि एक फ्लोरीन है, उस साइड पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और वो है, तो फिर ऐसे आएंगे ऐसे अलोंग द पीरियड, तो रेडियस डिक्रीज होगा फ्लोरीन तक, F तक। फिर नियॉन का सडनली इंक्रीज उसमें आता है, तो उसका रीजन बता दिए कि वो बॉन्ड नहीं बताते बनाते, जस्ट इंटरेक्शन करते हैं। वो इंटरेक्ट थ्रू वंडरवाल फोर्स, जो कि वीकर फोर्स है, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड था, जो आयोनिक बॉन्ड था, वो इंट्रा है। तो इंट्रा इंटर से काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है, इस वजह से कोवेलेंट या आयोनिक रेडियस इससे कम रहता है। अच्छा, इन द सॉलिड्स ये तो हो गया। फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन है, Cl2 मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल एक आया, क्लोरीन क्लोरीन, और ये यहाँ पे दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल आया। तो इसमें एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन सॉलिड फॉर्म में अगर ये हो, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको भी हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो ये या ये दोनों जो है, दोनों में से कोई भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोग इसको देखो, ये वाला रेडियस, ये डिस्टेंस कितना कम है और लैपिंग हो चुका है, और फिर इस वाले डिस्टेंस को देख ले, ये इससे काफी ज्यादा है। ये हमारे पास कौन सा रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, जबकि यहां से यहां तक लेकर ये हमारा वंडरवाल रेडियस है। तो वंडरवाल रेडियस हमेशा वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें बता दिया कि एक जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जबकि ये कौन सा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, मॉलिक्यूल भी और मॉलिक्यूल, ये कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, और वंडरवाल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा रहता है, बता दिया पॉइंट, बिकॉज वंडरवाल फोर्स इज मच वीकर देन कोवेलेंट। वंडरवाल मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और देन कोवेलेंट जो कि एक इंट्रामॉलिक्यूलर है। तो एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल एक मार्कर, तो इसके बीच में जो फोर्स है ये इंट्रा है। कौन सा है, इंट्रा। ये एक मार्कर है, दूसरा मार्कर है, तो इसके बीच में गैप ज्यादा आएगा, तो इस वजह से रेडियस भी तो इंटर है और ये इंट्रा है। तो आप लोग को ये कवर होना चाहिए। तो ये हमेशा वंडरवाल हमेशा कोवेलेंट या आयोनिक से ज्यादा होता है, बिकॉज वंडरवाल फोर्स इज मच वीकर देन कोवेलेंट रेडियस। फॉर एग्जांपल वंडरवाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 120 पिकोमीटर, which while, और इसका जो कोवेलेंट रेडियस है वो कितने 37 है। तो तकरीबन 3 टाइम या 2.5 टाइम जो है वो ग्रेटर है, ये 3 या तकरीबन 3 टाइम जो है ये कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा आ रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द टू एडजेसेंट एटम, नॉन बॉन्डेड एटम of an element in a crystal is this, what is its van der Waal radius, इसका van der Waal radius जो है वो कितना होगा। अगर क्या हो, दोबारा मैं बता रहा हूं,
अगर डिस्टेंस जो है ये वाला, इसको डायग्राम देख के और भी समझ में आ जाएगा। अगर दो न्यूक्लियाई ना, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, अगर ये इसमें क्या है, टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ एलिमेंट इन अ क्रिस्टल, अगर जो है ये डिस्टेंस कितना हो 3 पॉइंट, ये वाले यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 3.6 हो, तो आप लोग उसे पूछ रहे कि इसका वॉन डेर वाल रेडियस वो कितना होगा, तो 2 पे डिवाइड करो, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सीख ले जो कि आपके एमकेट में आते हैं। कौन कौन से है? एक तो एक्सेप्शनल केसेस ज्यादा आते हैं, अगर आप लोग देखेंगे ना, अब बता दिया स्टार्ट में कि अलोंग द पीरियड जाते हैं डिक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप आते हैं तो इंक्रीज होता है, तो ये तो जनरल है, और ब्लाइंडली हम इसी रूल को फॉलो करके हम एमसीक्यूज गलत कर बैठते हैं। एक ग्रुप नंबर 3A, कौन कौन से एलिमेंट उसमें है? बोरॉन है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा है? गैलियम है, गैलियम के नीचे इंडियन है और इंडियम और Ti है। हम सोचते हैं कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, तो हमेशा ये केस फॉलो नहीं होता। देखो बोरॉन से जब हम नीचे जाते हैं तो बोरॉन से रेडियस जो है वो ज्यादा है किसका? एल्यूमिनियम का रेडियस बोरॉन से ज्यादा है। फिर अगर वो ये रूल को फॉलो करेंगे तो फिर इस तरह आएगा कि एल्यूमिनियम का रेडियस कम है या गैलियम का रेडियस ज्यादा है एल्यूमिनियम से, लेकिन इस तरह केस नहीं है, बल्कि एल्यूमिनियम का रेडियस जो है, एल्यूमिनियम का वो इससे भी ग्रेटर है, और इसी एल्यूमिनियम का रेडियस गैलियम से भी ग्रेटर है। तो आप लोग इसे कभी कभी पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट रेडियस? नंबर 1 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हम जाके इसको टेक करते हैं तो गलत कंसीडर हो जाता है। या अगर इस तरह होगा कि स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है, एक एल्यूमिनियम आया, दूसरा गैलियम आया, इसके साथ जो है कौन सा आया, तो अगला इसके साथ आया गैलियम के बाद In है। तो देखो स्मॉलेस्ट रेडियस, अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं एक्सक्लूड कर लूं, किसको? इसको मैंने कर दिया एक्सक्लूड, ऑप्शन ए आया, ऑप्शन बी आया और ऑप्शन सी। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, अगर मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है, तो बच्चे वो जो कॉमन वो ट्रेंड है उसी को फॉलो, इनकेट में ट्रेंड जो है कॉमन नहीं, एक्सेप्शनल को ज्यादा फॉलो करते। तो गैलियम का जो रेडियस है ना वो सबसे कम है, फिर उसके बाद रेडियस जो है इन दोनों से, गैलियम का इन दोनों से रेडियस क्या है? कम है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, बुक में रीजनिंग में भी है कि वाई गैलियम का रेडियस जो है वो एल्यूमिनियम से जो है वो कम है, तो आप लोग वहां रीजन देते हैं कि यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर है किसका? 3D ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D की वजह से गैलियम का साइज जो है वो छोटा है, किससे? वो एल्यूमिनियम से भी छोटा है और वो In से भी छोटा है। तो ये कभी कभी जो है हम जाके गलत कर लेते हैं। या आयोनिक रेडियस के एमसीक्यूज अक्सर आप लोगों से पूछते हैं, तो देखो रेडियस आप लोग को याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोडियम आया और फिर यही सोडियम मैंने ले लिया, लेकिन इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, Na+ है, तो अब इसमें रेडियस किसका कम होगा? तो याद रखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो, प्रोटॉन जो है वो है 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है 11 में से एक बाहर निकल चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे 11 प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और 11 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिमाग इस्तेमाल करो। इसका ना प्लस चार्ज वाले का रेडियस जो है वो हमेशा अपने पेरेंटल एलिमेंट से, प्लस चार्ज वालों का रेडियस कम आएगा। अक्सर बच्चे इसमें भी जाके हो जाते हैं कंफ्यूज, ये बुक में क्लियरली मेंशन ऐसा नहीं है। सोडियम आयन का सोडियम नॉर्मल सोडियम एटम से रेडियस कम होगा, बता दिया अगेन। 10 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे है 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना आसान है या 11 आसान? दूसरा रीजन आप लोग ये दे सकते हैं, Na में इस तरह है, पहले में 1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए? 8 आ गए। और तीसरे में कितने आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया तो हमारा तो वैलेंस रेडियस फिर ये हो जाएगा। तो तभी मैं कह रहा हूं कि Na+ का रेडियस उससे कम होगा पेरेंटल से। सेम किस्सा किसका है? देखो अगर एक Mg है और Mg+2 है, Mg+2 है और Mg है, यहाँ पे कितने हैं? 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। टोटल थे 12, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 ही हो जाएंगे।
तो देखो 12 प्रोटॉन जो है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए तो 10 बच गए। तो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिमाग इस्तेमाल करो, वो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये वाला इसका रेडियस जो है वो क्या होगा, वो इससे कम आएगा। सेम किस्सा एल्यूमिनियम का भी है, Al और Al+3 का। तो अगेन मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। ये तो आप लोग सीख गए, आई होप कि आप लोग इसको सीख चुके हैं कोई। तो अब अगला सीखो, अब फॉर एग्जांपल ये आ जाए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इसमें भी याद रखो, इनमें अगर नॉर्मल है मतलब कि नॉन आयोनिक है, नॉर्मल है, तो एल्यूमिनियम का रेडियस सबसे कम, फिर मैग्नीशियम का उससे ज्यादा, सोडियम का, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अगर इस तरह हो जाए Na+ और Na+ और Mg++ और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। दिमाग इस्तेमाल करो, यहाँ पे 12 ऐसे कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम में Na में 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, फिर प्रोटॉन यहाँ पे है और इसमें। तो आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम+3 का साइज सबसे छोटा, फिर उसका और फिर उसका। तो आप लोग अक्सर बच्चे ये नहीं टिक कर पाते, गलत कंसीडर हो, गलत कर बैठते हैं, तो इसको गलत नहीं करना आज के बाद। एक ये तो किसका हो गया, कैटाइन का हो गया, मतलब इस पे कौन सा चार्ज हो, प्लस चार्ज हो। तो कैटाइन का न्यूट्रल एटम से, अपने पेरेंटल न्यूट्रल एटम से साइज कम होगा, आयोनिक रेडियस उसका कम होगा। दूसरा देखो एन आयोनिक, मतलब जिसपे माइनस चार्ज हो, Cl- और Cl, दोनों में रेडियस किसका कम है। अगेन दिमाग इस्तेमाल करो, Cl का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, मतलब 17 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन इसने एक बाहर से भी लिया है, तो 17 + 1 तो 18 आ गए। यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो, 17 और 17 तो 1, 17 को 17 पे डिवाइड करो तो 1 ही पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो एक प्रोटॉन बचता है। अब यहाँ पे प्रोटॉन तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, तो दिमाग इस्तेमाल अगर करेंगे तो ऑब्वियसली इसका रेडियस जो है वो कम होगा इसके रेडियस से, क्योंकि 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो रेडियस किसका कम होगा, रेडियस आपका इसका कम होगा, इसका रेडियस, इसका मतलब वो कि माइनस चार्ज अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, उसका रेडियस कम होगा। दूसरे अल्फाज में ये जाके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन में है, उसका रेडियस कितना बड़ा है, और उसमें तो प्रोटॉन भी कितने हैं, वहां तो प्रोटॉन भी 18 है। तो वो तभी आप लोग थोड़ा दिमाग भी बाल बच्चों को इस्तेमाल करेंगे। सेम किस्सा ऑक्सीजन का, O-2 और O नॉर्मल, तो यहाँ पे कितने हैं, 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन 8 प्रोटॉन भी है। 8 प्रोटॉन है लेकिन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन दिमाग अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो रेडियस इसका कम आएगा, ऑक्सीजन O-2 का रेडियस बड़े ज्यादा आएगा आप लोगों के पास। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने क्या करने हैं, याद रखने हैं, इसको बोलना आप लोगों ने नहीं है। सेम किस्सा फ्लोरीन का भी है। और इसके अलावा कि अगर आज पेपर में कि O-2 और F- और ऐसे जो है N-3 ऐसे, तो इसको देख ले, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉन 7+3 तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 है और 8+2 तो 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 है और 9+1 तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग अगर दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है आप लोग मुझे जवाब सही दे पाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं और 9 इलेक्ट्रॉन 10 को अट्रैक्ट कर रहा है। रेडियस किसका सबसे कम होगा, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। और एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस में फिर भी अगर कोई एमसीक्यूज हुआ तो आप लोग क्लास में पूछ ले। अल्लाह हाफिज। मेटालिक रेडियस डिफिनीशन आप लोग खुद लिख देंगे, मैं थोड़ा समझाता हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जितने भी मेटल्स है ना, जितने भी मेटल्स है हमारे पास, उसका जो क्रिस्टल लेटिस होता है उसमें सारे मेटल जो है एक जैसे मेटल मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम का ले लिया, मैग्नीशियम का, या किसी भी मेटल का हमने क्या कर दिया, उसका क्रिस्टल लेटिस ले लिया। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम उसका न्यूक्लियस है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, तो एडजेसेंट पड़ोसी, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच एटम, एक एटम का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस है और दूसरे एटम, इनके जो न्यूक्लियाई है ना, न्यूक्लियाई जो लेंथ है इसका
इसके हाफ को, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन मेटालिक क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटालिक रेडियाई। अगेन मैं बता रहा हूं कि जो मेटालिक क्रिस्टल लेटेस में क्या होते हैं, दो एडजेसेंट एटम होते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके हाफ डिस्टेंस, उसके आधे डिस्टेंस को हम मेटालिक रेडियस कहते हैं। और आप लोग को ये कवर होना चाहिए, याद होना चाहिए कि मेटालिक रेडियस जो है ये भी छोटा होता है किससे, वंडरवाल रेडियस से, क्योंकि ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि वंडरवाल इंटरमॉलिक्यूलर है। तो इंटर में डिस्टेंस ज्यादा होते हैं जबकि इंट्रा में डिस्टेंस कम होते हैं। तो कभी कभी में आ जाते हैं, हम गलत कर बैठते हैं, गलत इसको नहीं करना। मेटालिक रेडियस वंडरवाल रेडियस से कम होता है, उसका रीजन मैंने बता दिया।